हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज कुमार आज आप लोग के साथ यहाँ पे साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 2 का हम लोग इसका सॉल्यूशंस करने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान और बेसिक सा लैंग्वेज में। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में आप ही लोग से इंपॉर्टेंट वीडियो डालते रहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप सेट 1 का सॉल्यूशन नहीं देखे तब उसे भी जाके देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट को समझ लेते हैं। इसका फॉर्मेट कैसा है, देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट आपका एग्जाम में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए फॉर्मेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टोटल नंबर आपका यहाँ पे कितना होगा, तो देखिए इसमें आपको जो एग्जाम में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 रहेगा। सेक्शन 1 में क्या होगा, आपका यहाँ पे 7 क्वेश्चन होगा। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, जिनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इसी तरह से अगर आप सेक्शन बी में जाइएगा तो वहाँ पे आपको 8 से 14 तक प्रश्न को देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको 7 प्रश्न ही रहेगा, लेकिन इनमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। लेकिन इसका हर एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। देखिए यहाँ पे सेक्शन सी में आपको 15 से 19 तक में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, और इसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। टोटल में कितना में 5 प्रश्न में से आपको 3 ही प्रश्न को उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पे नॉन स्टॉप अभी मॉडल सेट है उसका हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले हैं। देखिए सेक्शन ए का हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है आपका कि शक्ति का अस्थायी मात्रक लिखे तथा उसे परिभाषित करें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, शक्ति का अस्थायी मात्रक हमारा वाट होता है। देखिए एक वाट क्या होता है इसको समझिएगा। देखिए यदि किसी स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा उपलब्ध या खर्च की जाए तो इस स्रोत को ही हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, 1 वाट शक्ति कहते हैं। यहाँ पे देखिए 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल बाय 1 सेकेंड। चलिए अब हम लोग इसको अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका अस्थायी मात्रक भी लिखें। देखिए आवृत्ति क्या होता है कि एकांक समय में होने वाली दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे भी मतलब कि जो अक्षर न्यू से क्या करते हैं हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसका देखिए अस्थायी मात्रक हमारा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसे आप याद रखिएगा, इसको हम लोग एच और जड़ से सूचित करते हैं। चलिए एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, हमारा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 क्या होता है, हमारा एवोगाड्रो संख्या होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान हम लोग कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखिए मोलर द्रव्यमान को ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं हम लोग, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि कैनाल किरणें क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए 1886 में क्या हुआ था कि ई गोल्डस्टीन ने एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। फ्रेंड देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, इसका ट्रिक बता देते हैं। इसके आप याद रखिएगा, जैसे कि हम लोग ईंट पर नाचे, इसको याद रखिएगा, ईंट पर नाचे, इसे याद रखिएगा। देखिए ई से मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसको कौन आविष्कार किया था, तो यहाँ पे थॉमसन ने आविष्कार किया था। पास से मेरा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, रास से रदरफोर्ड हो जाएगा। ना से मेरा यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। आगे देखिए बोला कि क्वेश्चन नंबर 6 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखे। तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे चेचक और हैजा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला कि एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, ये आपको बताना है। स्वस्थ व्यक्ति वही होता है जिसमें अपने कार्य करने की क्षमता हो, यहाँ पे स्फूर्ति हो, ऊर्जा हो और वह आलस रहित हो। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षमता के बल पर अपने कार्य अथाह समय निपट लेता है। उसका चिंतन सकारात्मक होता है और किसी भी काम के लिए अन्य के भरोसे में नहीं रहता है। तो उस तरह के व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। अब देखिए हम लोग सेक्शन बी आ गया। देखिए सेक्शन बी में आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है,
गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो देखिए गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं हम लोग कि गतिज ऊर्जा से तात्पर्य है कि किसी वस्तु या कण में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए तो बंदूक से निकली हुई गोली, गतिशील हवा, झरने से गिरता हुआ पानी इत्यादि। तो गतिज ऊर्जा को हम लोग यहाँ पे के से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा के इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग दो ऐसे कारक हैं जिन पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है हमारा यहाँ पे, वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग में। चलिए अगला क्वेश्चन 9 की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रास तरंग को परिभाषित करें। तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोलते हैं कि वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति के दिशा में या विपरीत दिशा में होती है। और जबकि यहाँ पे अनुप्रास तरंग में क्या होता है कि इससे अलग प्रकार की तरंगे हैं जिसमें कणों के कंपन की गति तरंग के संचरण की गति में लंबवत होती है। इसे याद रखिएगा कि ये क्या होता है, अनुप्रास तरंग हमेशा लंबवत होता है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है कि गति की दिशा में या इसके विपरीत दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि मोल में बदलें। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको उसको क्या करना है, मोल में बदलना है। जैसे कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को यहाँ पे इसके मोल में कन्वर्ट करना है। देखिए ऑक्सीजन की एक मोल में कितना होता है, तो यहाँ पे 16 गुना 2 मतलब कि 32 ग्राम होता है। यहाँ पे देखिए मोल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा यहाँ पे मोलर द्रव्यमान। तो मोल इक्वल टू लिख सकते हैं 12/32। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा हमारा 0.375 मोल इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन के 12 ग्राम में 0.375 मोल होता है। आई होप ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसी तरह से हम लोग इसका बी नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बोला कि 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले CO2 होता है। तो 44 ग्राम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या बराबर 1 मोल। तो 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, 22 बटा यहाँ पे 44 मतलब कि 0.5 मोल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कि देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा, H2O होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना, 2 × 1 और यहाँ पे 1 × 16 मतलब कि 18 ग्राम हो जाएगा। तो 10 मोल पूछा था इस तरह से, तो 10 गुना हमारा 18 तो मतलब कि 180 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, पूछा कि उदाहरण के साथ परिभाषित करें, क्या संयोजकता किसको बोलते हैं या तो वैलेंसी किसको बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि इसका आंसर देखिए, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में औष्टक प्राप्त करने के लिए आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी या उनको ग्रहण या उनका त्याग करते हैं। देखिए परमाणु के जो बाहर कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के औष्टक बनाने के लिए क्या होता है, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होती है वही उसका क्या होता है, उस तत्व की यहाँ पे संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गएंगे। संयोजकता क्या होता है, जो भी बाहरी कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो हम लोग इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको संयोजकता बोलते हैं। तो देखिए हम लोग संभारी किसको बोलते हैं, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। जैसे कि इसको उदाहरण से समझिए, जैसे 2 तत्व में कैल्शियम परमाणु संख्या यहाँ पे कितना 20 और आर्गन का परमाणु संख्या 18 में प्रोटॉनों की संख्या अगर अलग अलग है लेकिन दोनों तत्वों में द्रव्यमान संख्या कितना हमारा 40 होता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है, ठीक है, तो इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, संभारिक कहते हैं। यानी कि तत्वों को इन जोड़ों के अणुओं के कुल न्यूक्लियॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13, टीकाकरण क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है। देखिए टीकाकरण करने का कारण बच्चों को संक्रामक रोग होने की संभावना को कम करना है। इसके अलावा अगर अधिकांश लोग प्रतिरक्षित किए जाते हैं और इससे प्रतिरक्षित हो जाते हैं तो इससे समुदाय में संक्रामक रोगों को फैलने का
खतरा क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, व्यक्तियों को समुदाय में स्वास्थ्य की रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, लेग्यूम पौधा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दलहन की जड़ों में ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों में क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी में घुल जाते हैं। यह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 क्या बोला कि आंतरिक ऊर्जा क्या है, ये आपको बताना है। इसके दो प्रकार क्या है, ये भी बताना। और यहाँ पे आपको कुछ न्यूमेरिकल दिया गया है। देखिए यहाँ पे 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये पूछ रहा है। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया, मतलब गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया है हम लोग को। तो चलिए पहले इसका हम लोग परिभाषा का देखते हैं, इसके उदाहरण, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अगर आंतरिक ऊर्जा और सरल शब्दों में कहे तो किसी वस्तु में विद्यमान इसकी गति और स्थिति के कारण ऊर्जा को वस्तु की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अगर देखिए अगला देखिए, तो हम लोग आंतरिक ऊर्जा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इसके क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन, देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। फिर देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, किसी गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा को हम लोग उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसके हम लोग उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फ्रेंड देखिए, चलिए अब हम लोग इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए 15 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्या कर रहा था, गतिशील है। मतलब वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 120 जूल होगा। कैसे, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान हम लोग का दिया हुआ था कितना, 15 ग्राम। इसका वेग कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए हम जानते किसी m द्रव्यमान और v वेग वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, क्या यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 m का मान दिया हुआ था हमारा कितना, 15, और यहाँ पे v स्क्वायर मतलब कि 4 × 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2 × 2 बार में। तो देखिए 15 × 2 मतलब कि 30, और 30 × 4 तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 120। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 120 जूल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए स्वतः प्रयास क्या है, ये आपको बताना है। और किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति यहाँ पे दे दिया है 100 हर्ज। 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए पहले इसको देखते हैं हम लोग। सामान्य मनुष्य के कानों की क्या होता है कि स्वतः प्रयास हमारा जानते हैं कि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक होता है। और आवृत्ति इक्वल टू यहाँ पे दिया गया था, देखिए 100 हर्ज इक्वल टू 100 कंपन प्रति सेकेंड। मतलब कि 1 मिनट में कितना हम जानते हैं, 60 सेकेंड। तो 1 मिनट में कंपन की संख्या क्या हो जाएगा, 100 × 60, मतलब कि यहाँ पे 6000 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 17 का ए नंबर आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों को तुलना करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण का चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान का 1 कितना, तो 1840 होता है। और आगे देखिए तीसरा पॉइंट इसका, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर पर चक्कर लगाते हैं। इन्हें ई से क्या करते हैं हम लोग, प्रदर्शित करते हैं। इसको ई से ऐसे दर्शाते, ई में यहाँ पे इसका पावर में समझिए माइनस का चार्ज। आगे देखिए न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होता है। इसे हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि छोटा एन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसका प्रोटॉन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए प्रोटॉन के बारे में क्या बताया जा रहा है। देखिए प्रोटॉन पर इकाई घन आवेश होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का
कितना, तो 1.007335 के बराबर होता है। प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है, इन्हें P से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि इसको ऐसे दर्शाते हैं, P के यहाँ पे मतलब पावर में प्लस, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बी की ओर चलते हैं। देखिए इसका बी नंबर क्या बोल रहा है। इसका बी नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक H, D एवं T के लिए क्या करना, प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध आपको करना है, मतलब कि इसको बॉक्स में आपको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, H को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना जगह हमारा 1 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसी तरह से ड्यूटेरियम में देखिए 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कितना जगह भी हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरह से ट्राइटियम में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।